हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था ये आपको जरूर याद होगा। तो बेसिकली अगर मैं लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करता हूं तो लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारा हमेशा का रहता है कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो थोड़ा सा एक फ्लो बना रहेगा जिससे हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने में बेटा क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशंस के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से इन्फ्लामेशन होता होगा। डेफिनेशन का मतलब क्या था, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी बेटा, जो टर्म्स हमारे आने वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक टर्म मैंने देखा था एंटीजन। तो एंटीजन की जब मैं बात करता हूं तो एंटीजन के लिए क्या था बेटा, बताइए। एंटीजन ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करके एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सिंपल सा मैंने एक डेफिनेशन आपको लिखवाया था, एनी सब्सटेंस विच एंटर्स इन द बॉडी एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी नोन एज एंटीजन। फिर मैंने बोला था कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी की डेफिनेशन मैंने बता दिया था। ठीक है, एंटीजन को हमने एग्लूटिनोजन बोला था और एंटीबॉडी को हमने एग्लूटिनिन्स बोला था। फिर मैंने एग्लूटिनेशन बताया था आपको बेटा। बताइए क्या होता है एग्लूटिनेशन। अगर मैं एग्लूटिनेशन की बात करता हूं तो रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी बताया था। बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको, एंटी सीरम। सीरम क्या होता है बेटा, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या होता है आपका, बताइए। एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, या इसको मैं बोल सकता हूं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए। फिर मैंने आगे इसमें यह बताया था कि ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक सेल्स जिसको आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हो, और एक होता है प्लाज्मा जो कि आपका लिक्विड पार्ट होता है। अगर मैंने ब्लड को 100% माना है तो प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स अप्रोक्सीमेटली 45% होती हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर मैंने आगे क्या बताया था आपको कि प्लाज्मा में अगर मैं बता रहा हूं बेटा, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर मैं प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूं, लेकिन एंटीबॉडीज तो उसमें होंगी ना बेटा, मैंने प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं निकाला है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करो कि किसी ऐसा मतलब प्लाज्मा जिससे मैंने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो अब वो क्या बन जाएगा, सीरम। लेकिन सीरम में एंटीबॉडीज तो हैं। तो अगर उस सीरम में किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है, प्रेजेंट हैं, तो इसको मैंने क्या बोला था, एंटी सीरम। ये वाली पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। ठीक है बच्चों, चलिए। फिर मैंने आगे देखा था ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, कोटिंग ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द पैथोजन विच फैसिलिटेट्स द फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया था बच्चों, ऑप्सोनाइजेशन बोल दिया था। फिर ये भी समझ में आ गया था। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमें आनी चाहिए और आने वाले समय में ये हमें काम आएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था बेटा आपको इन्फ्लामेशन। मुझे आशा है कि आपने लास्ट वीडियो जो मैंने इन्फ्लामेशन पढ़ाया था, इन्फ्लामेशन क्या होता है वो आपको जरूर पता होगा। क्या होता है बेटा, इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। इट इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। कब होता है, जब कोई फॉरेन इन्वेडर, कोई बाहरी घुसपैठिया, यानी कि हार्मफुल स्टिमुलाई जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ रिएक्शन करती है, दैट इज इन्फ्लामेशन। इसको मैंने 4 इवेंट्स में बांटा था बेटा। बताइए वो इवेंट्स क्या थे। पहला मैंने बोला था वेस्कुलर इवेंट्स, सेकंड मैंने क्या बोला था, सेलुलर इवेंट्स, थर्ड मैंने क्या बोला था, बताइए अगर आपको याद आ रहा होगा तो। बताइए बच्चों क्या होता है। थर्ड होता है आपका केमोटैक्सिस, और लास्टली क्या था आपका, फैगोसाइटोसिस। मुझे उम्मीद है कि आपने एक, देखिए मैंने आपको वहां पर एक नोट ये बोला था कि आपको इन्फ्लामेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी कहानी को समझने के लिए कि किस तरीके से जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती होगी, और उसी को मैंने क्या बोला था आपको, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब मैं बार बार यहां पर एक टर्म ला रहा हूं बेटा, क्या, पैथोजन और इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की हम बात करने से पहले थोड़ा सा बेटा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पैथोजन के बारे में।
ठीक है, चलिए। तो पैथोजन की अगर हम बात करते हैं, सुनना पहले पूरी बात। मैंने क्या बोला बच्चों? पैथोजन। तो बेटा अगर मैंने पैथोजन की बात की, सुनना एकदम लप्पू है बेटा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। बताइए क्या होता है? डिजीज, डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा एजेंट जो कि डिजीज कॉज करे क्या कहलाता है बेटा? आपका पैथोजन। ठीक है, अब क्या मुझे बताइए कि क्या सारे के सारे पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करके वो हमें डिजीज कॉज करा सकते हैं? नहीं कॉज करा सकते बेटा, क्योंकि हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र होता है जिसको मैं इम्यूनिटी बोलता हूं। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं इम्यूनिटी को बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं इम्यूनिटी को बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहूं, इम्यूनिटी को, एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? बॉडी, बॉडी की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ बॉडी फाइट अगेंस्ट एंटीजन, सॉरी, फाइट अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? इम्यूनिटी। तो मैंने यहां पर एक सिंपल सा वर्ड लिखा, एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी ऑफ बॉडी, हाँ, फाइट, फाइट अगेंस्ट, अगेंस्ट पैथोजन। तो हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसमें मैं पैथोजन से क्या कर सकता हूं? लड़ सकता हूं। पैथोजन से क्या कर सकता हूं बेटा? लड़ सकता हूं। उसको मैंने क्या बोला? इम्यूनिटी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैं इसको एक वर्ड से और डिफाइन कर सकता हूं, इसको मैं और एक डिफाइन कर सकता हूं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अगेंस्ट, रेसिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन। किसके अगेंस्ट में? मैं बेटा पैथोजन के अगेंस्ट में क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? बताइए, इम्यूनिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ये पता है कि अगर मैं बहुत आराम से हौले हौले से चलूंगा तो आपको सारी चीजें हौले हौले से समझ में भी आ जाएंगी। देखिए, जिंदगी का दस्तूर भी वही है बेटा कि ग्रेजुअली जो चलेगा, वो धीरे धीरे ही जो चलेगा बेटा, वही दूर तक पहुंच पाएगा, वही दूर तक पहुंच पाएगा। आपने दो तरह के रनर्स देखे होंगे बेटा, 200 मीटर और 400 मीटर, और एक मैराथन रनर। क्या 200 मीटर और 400 मीटर वाला रनर मैराथन दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है बेटा कि अगर आपको बहुत दूर तक ट्रेवल करना है तो हम हौले हौले से चलेंगे, तो हर चीज को हम लोग हौले हौले से समझ भी लेंगे। कॉन्सेप्चुअल जो हमारी क्लैरिटी है वो बिल्कुल हमारी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया कि क्या होती है इम्यूनिटी और क्या होता है पैथोजन। ठीक, अब इतना अगर समझ में आ गया तो अब मैं बात करूंगा बेसिकली इम्यूनिटी की। किसकी बात करूंगा बेटा? इम्यूनिटी की बात करूंगा। अब यहां पर अगर मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है सर? आइए देखते हैं बेटा। एक को हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इन्नेट, इन्नेट इम्यूनिटी। एक को हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और एक को हम लोग बोलते हैं बच्चा, बताइए कोई अगर बता पाएगा तो, क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही मैं एक नाम और दूंगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही बच्चों मैं एक नाम और दूंगा, दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी।
ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह की इम्यूनिटी तो मुझे समझ में आ गया कि एक इनेट है और एक एक्वायर्ड है। ठीक है, अभी मैं सबको बहुत आराम से हौले हौले से पढ़ाऊंगा। बस अभी आप एक वर्ड याद रखिए। अभी आप इनेट और एक्वायर्ड में एक वर्ड याद रखना है आपको, एंड दैट इज सिंस बर्थ, आफ्टर बर्थ। इसका मतलब क्या है भाई, समझिए कि इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होगी जो हमें जन्म के साथ मिलेगी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होगी जो हमें जन्म के बाद मिलेगी। ठीक है, जिसको हम अपनी जब हम इस जालिम दुनिया में आएंगे, तो जब हम इस जालिम दुनिया में आएंगे, हम रोगों से, हम पैथोजन से लड़ेंगे, क्योंकि बेटा ये जो आपका एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे पड़े हैं। क्या है बेटा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, यूबिक्विटस है। ठीक है, चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं, मतलब कि जो आपका जन्म होगा बेटा, तो बहुत सारे ऐसे पैथोजन होंगे जिनसे आप पहली बार इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हम बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अभी सिर्फ आपको मैंने एक ही वर्ड याद रखने के लिए बोला। अभी सिर्फ मैंने आपको एक ही वर्ड याद रखने के लिए बोला, और वो वर्ड क्या है बेटा, इनेट इम्यूनिटी के लिए मैंने बोला सिंस बर्थ, सिंस बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए मैंने क्या बोला बच्चों, आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए मैंने क्या बोला बेटा, आफ्टर बर्थ। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी देखेंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी को, ठीक है बच्चों, तो इसको भी मैं फर्दर, देखो अभी मैं आपको एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना के बता दे रहा हूं। बाकी सबको मैं धीरे धीरे, जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो मैं वापस से इस पॉइंट को बताऊंगा। अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करता हूं बच्चे, किसकी बात करता हूं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक, चलिए, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी, सुनना बच्चों ध्यान से, ये भी दो तरह की होगी। एक को हमने क्या बोलना है, एक को हमने क्या बोलना है बच्चा, बताइए। एक को हम बोलेंगे नेचुरल, एक को हम लोग बोलेंगे नेचुरल। ठीक है बच्चों, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। क्या होता है सब समझाऊंगा बहुत आराम से। आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों के अंदर, दोनों के अंदर बच्चे अगर हम बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे इसके अंदर, एक होगा एक्टिव और एक होगा पैसिव। ये सब हम बात करेंगे। एक होगा बच्चा एक्टिव, और एक होगा क्या बेटा आपका, पैसिव। क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे ही जब मैं एक्वायर्ड की भी बात करूंगा बेटा, जब मैं एक्वायर्ड की भी बात करूंगा, तो एक्वायर्ड में भी दो होगा। एक होगा आपका एक्टिव, और एक क्या होगा बेटा आपका, पैसिव। ठीक, तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो इम्यूनिटी को मैंने दो टाइप में बांटा बेटा, इम्यूनिटी को मैंने दो टाइप में बांटा। और वो दो टाइप कौन कौन सा था, बताइए। वो दो टाइप कौन सा था, एक तो मैंने क्या बोला बेटा आपका, एक मैंने क्या बोला बेटा आपका, इनेट इम्यूनिटी। फिर एक मैंने क्या बोला आपको, एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक मैंने क्या बोला, इनेट इम्यूनिटी, और एक को मैंने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैंने फर्दर दो टाइप में बांटा। एक को मैंने क्या बोला बच्चों, बताइए। एक को मैंने क्या बोला, नेचुरल, और एक को मैंने क्या बोला, आर्टिफिशियल। एक को मैंने नेचुरल बोला और एक को मैंने क्या बोला,
आर्टिफिशियल, और नेचुरल भी एक्टिव पैसिव होगा और आर्टिफिशियल भी आपका एक्टिव और पैसिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं बेटा। चलिए, तो चलिए, तो ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो मैं और आगे चल सकता हूं। अब मैं थोड़ा सा इन्नेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस देखूंगा और उसके बाद फिर मैं आऊंगा इन्नेट इम्यूनिटी में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, चलिए, तो इन्नेट इम्यूनिटी को समझने से पहले, इन्नेट इम्यूनिटी को समझने से पहले अभी हम लोग इन्नेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, इम्यूनिटी जो है इसको मैंने दो टाइप में बांटा, इसको मैंने दो टाइप में बांटा। एक को मैंने क्या बोला बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, और एक को मैंने क्या बोला बच्चा, एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। अगर मैं इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे आप? ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक, अडेप्टिव का मतलब क्या है कि हम अपने अडेप्टेशन के दौरान जो इम्यूनिटी को प्राप्त कर रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, जब आप इस जालिम दुनिया में आते हैं, जब आपका जन्म होता है, तो उस टाइम पर आप अपने आप को इस एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है इसमें अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए, अडेप्ट बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे प्रयास कर रहे होते हैं, और उस टाइम पर जो आप अपने अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप करते हो, दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। मुझे लगता है कि मैं इतनी बार मैंने आपको इन्नेट और एक्वायर्ड या अडेप्टिव बता दिया है, आपको अब ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब इन्नेट इम्यूनिटी को मैंने पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, बताइए। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि ये क्या रहता है आपका, सिंस बर्थ। पहला पॉइंट तो मैंने आपको यही बताया था बच्चों कि ये क्या था आपका, सिंस बर्थ। और अगर हम एडेप्टिव की बात कर रहे हैं तो ये क्या है बेटा आपका, बताइए, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक, ये पहला पॉइंट। ये देखो बेटा, डेफिनेशन के साथ साथ हमें दोनों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफरेंसेस याद होने चाहिए। और वो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि चाहे आप स्कूल का अगर तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं, या आप अगर जब पीएम जो हम लोग नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, अगर हम इसको भी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही रहेगा तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, यानी कि जो एजर्सन रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को मैंने क्या बोलना है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। वर्ड समझाऊंगा बेटा, चिंता वाली बात नहीं है। ये है आपका नॉन स्पेसिफिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। अब दोनों में डिफरेंस समझिए कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या है। सपोज कीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे मैं इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं, तो इन्नेट इम्यूनिटी में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो बैरियर में जैसे कि एक पहला बैरियर हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल बैरियर, मतलब बनावट के कारण होने वाला बैरियर, जो कि रोके, किसको रोके, एंट्री ऑफ पैथोजन को रोके, एंट्री ऑफ पैथोजन, कि हमारी बॉडी में वो एंटर ही ना कर पाए। जैसे कि अगर मैंने बात करनी है बेटा, ये स्किन है, तो स्किन के ऊपर जब पैथोजन एक्ट करता है, देखिए अगर मैं पैथोजन की बात करूं, जैसे कि बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, बैक्टीरिया का जो जीवन है बेटा, सादा जीवन उच्च विचार है। उसको आपका ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है कि तुमको डिजीज कॉज कराना है, नहीं, उसको चाहिए न्यूट्रिशन।
और वो न्यूट्रिशन लेने के लिए आपकी बॉडी की सेल्स को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे बताइए कि एक तो ये जो स्किन है आपकी, ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस, वो डेड होती है। एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होती है। सबसे ऊपर जो होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, एक्चुअली वो क्या होती है, डेड होती है। तो मुझे बताइए कि क्या इस डेड पे क्या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान ने हमारे ऊपर वाली जो लेयर था उसको मार दिया, ताकि ताकि कोई एक्सटर्नल पैथोजन हमारी बॉडी पर ग्रो ना कर पाए। आगे बात समझ में? तो मुझे लगता है, तो मुझे बताइए कि कुछ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या ये स्किन किसी में भेदभाव करेगा कि नहीं मैं इसको रोकूंगा और इसको जाने दूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको रोकूंगा और इसको जाने दूंगा? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकेगा। इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एडेप्टिव इम्यूनिटी की, सपोज कीजिए कि अगर मैंने बात करनी है दो जीनस की, सुनना बात ध्यान से, मैं इस पे आऊंगा वापस। मैंने बस अभी आपको समझाने के लिए दो पैथोजन मैंने लिए, दो तरह के बच्चों मैंने पैथोजन लिए। एक को मैंने बोलना है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। सुनते रहना बेटा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला, एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक। दूसरे को मैंने क्या बोला, दूसरे को मैंने क्या बोला, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए, दोनों का जीनस सेम है बेटा, दोनों एक ही फैमिली के दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ही घर में दो भाई हैं, तो उनका फैमिली जो एक ही घर से आते हैं, लेकिन मुझे बताइए उनका नेचर तो अलग अलग हो सकता है ना बेटा, उनका नेचर तो अलग अलग होगा, बिल्कुल, और उनका नेचर अलग अलग होगा, तो वो समाज में अलग अलग तरीके से बिहेव भी तो करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करता हूं, यानी कि ट्यूबरकुलाई की बात करता हूं, तो ये अगर किसी बॉडी के अंदर घुसेगा तो ये कॉज कराएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। और अगर मैं बात कर रहा हूं माइकोबैक्टीरियम लेप्री की, तो ये कॉज कराएगा लेप्रोसी, लेप्रोसी स्किन डिजीज होती है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इस समय। तो ये अभी हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा, जब हम लोग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे तब। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक ही जीनस के हैं, लेकिन ये अलग अलग डिजीज को कॉज कर रहे हैं, ये अलग अलग डिजीज को कॉज कर रहे हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये तो पैथोजन है, ये तो पैथोजन है। अब देखो बेटा, जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में 3 लेक्चर्स में पढ़ाई हैं, अगर वो समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आपको डरने वाली बात नहीं है। और पैथोजन के ऊपर, मान लीजिए ये एक पैथोजन है बेटा, तो पैथोजन के ऊपर क्या होंगे, एंटीजेंस होंगे। ये तो मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, एंटीजन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि एंटीजन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीजन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैथोजन हैं। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेगी, क्या वो सेम तरह की एंटीबॉडीज बनेगी इनको मारने के लिए? नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इसको इस कलर से बना दिया, ठीक है। और अगर मैंने बात करनी है, अगर मैंने बात करनी है लेप्रोसी में, तो लेप्रोसी में डिफरेंट तरीके की एंटीबॉडी बनी। तो मुझे बताइए बेटा कि इस पैथोजन में जो एंटीबॉडीज बनी है वो डिफरेंट डिफरेंट बनी है। इसका मतलब हमारी बॉडी ने डिस्क्रिमिनेट किया कि इसके खिलाफ हम अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनाएंगे और इसके खिलाफ हम लोग अलग तरीके की एंटीबॉडी बनाएंगे। अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेटा मैंने अभी बात किया, ये जो मैंने बात किया
कि क्या होता है स्पेसिफिक और क्या होता है नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये वाली जो इम्यूनिटी है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, एक्वायर्ड में ही आता है। ठीक है, तो देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि इसने डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन के अगेंस्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एंटीबॉडीज बनाई। इसका मतलब इसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट किया, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी ऐसा नहीं करती है। तो मैंने इस वर्ड को समझाने के लिए कि क्या होता है नॉन स्पेसिफिक और क्या होता है स्पेसिफिक, मुझे लगता है ये पॉइंट अब आपको आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है बेटा तो अब और हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये लेस पोटेंट होगा और ये मोर पोटेंट होगा। मैंने क्या बोला, ये लेस पोटेंट होगा। लेस पोटेंट मतलब इसकी पोटेंसी कम होगी, ये लेस पोटेंट होगा। ठीक है बच्चों, और मैंने इसके लिए क्या बोला, ये मोर पोटेंट होगा। मोर पोटेंट मतलब इसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्षमता, इसका मतलब क्या, इस ताकतवर ज्यादा कौन है, आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी की इनेट इम्यूनिटी। देखिए बेटा, जैसे कि कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, कोरोना वायरस जब आया था, है ना, उस टाइम पे क्या हो रहा था, इनेट इम्यूनिटी तो सब में थी, इनेट इम्यूनिटी तो सब में थी, लेकिन कुछ लोग मर रहे थे और कुछ लोग नहीं मर रहे थे, किसी को तो सिम्टम भी नहीं आ रहे थे। वो क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू अदर पीपल्स। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं बच्चे, तो इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी एब्सेंट होती है। मेमोरी एब्सेंट, ठीक। और यहां पर हम लोग देखेंगे बेटा, मेमोरी सेल्स बनती हैं, तो यहां पर मेमोरी, मेमोरी प्रेजेंट, मेमोरी प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल इसका देख लें बेटा, तो और मजा आ जाएगा हमको। अगर हमने एग्जाम्पल की बात कर ली, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, अगर हम बात करें बच्चे, जैसे कि अगर हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, मान लीजिए ये आपका इसोफेगस है, अभी हम लोग देखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर एसिड होता है, वो भी उसमें आपका इनेट इम्यूनिटी में काम आएगा। ठीक है, और म्यूकोसल लाइनिंग, जैसे कि अगर हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लें बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लें, ठीक है, तो ये आपकी यहां पर म्यूकोसल लाइनिंग होती है, यहां पर आपकी क्या होती है, म्यूकोसल लाइनिंग होती है। ठीक है, यहां पर भी म्यूकोसल लाइनिंग होगी, और यहां पर क्या होगा, एसिड। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे, आपके इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आएंगे। ये तो बनावट है, एनाटॉमिकल बैरियर्स भी आ गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी आ गया, अभी अभी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी की बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर दो तरह की इम्यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एएमआई, एक को हम लोग बोलते हैं एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और एक को हम लोग बोलते हैं सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए, ये वाले पॉइंट्स भी मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक है बच्चों, तो मुझे आप चुपचाप बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमें अब इनमें डिफरेंस भी समझ में आ गया कि इननेट और एक्वायर्ड में या एडेप्टिव में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग इननेट इम्यूनिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हमारी कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बेटा, इननेट इम्यूनिटी, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक, चलिए। चलिए, अब हम लोग
ये तो हो गया बेटा। ठीक, अब हमने क्या डाल रखा है बेटा, इनेट इम्यूनिटी। ठीक, अब इनेट इम्यूनिटी को मैंने बहुत बार समझा दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, होस्ट बॉडी, मतलब जिसमें पैथोजन एंटर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट बॉडी। थ्री लाइन ऑफ डिफेंस दैट मस्ट बी ओवरकम बाय पैथोजन बिफोर एस्टेब्लिशिंग एन इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन होने से पहले हमारी बॉडी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम होते हैं बेटा, उसमें से 3 डिफेंस सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर इन्नेट इम्यूनिटी की हम बात करेंगे तो इन्नेट में सिर्फ 2 तरह के, इन्नेट में यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया है, इन्नेट में सिर्फ 2 तरह के, 2 लाइन ऑफ डिफेंस। मुझे यहां पे लिखना चाहिए 2 लाइन ऑफ डिफेंस। अभी समझ में आ जाएगा क्या है 2 लाइन, 2 लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इन्फेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद तो अलग लाइन ऑफ डिफेंस चलेगा। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पर बोल रखा है बेटा एक एक्सटर्नल डिफेंस और एक मैंने बोल रखा है क्या बच्चा, इंटरनल डिफेंस। अगर मैं एक्सटर्नल डिफेंस की बात करता हूं, सुनना बात ध्यान से, एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब अंदर ही, अंदर की तरफ। ठीक है, ठीक, तो एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा एनाटॉमिकल बैरियर। एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा एनाटॉमिकल बैरियर। अभी क्या होता है एनाटॉमिकल बैरियर, सब समझ में आ जाएगा बेटा आपको। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या आएगा आपका एनाटॉमिकल बैरियर, इंटरनल में आपका आ जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। और क्या आएगा आपका, बताइए। एक तो मैंने क्या बोला, फिजियोलॉजिकल बैरियर, दूसरा आपका होगा, बताइए, सेलुलर बैरियर। बिल्कुल सही बात, सेलुलर बैरियर। और थर्ड अगर बैरियर की हम बात करते हैं तो दैट इज साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये बैरियर्स हमको बेटा पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इम्यूनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने लास्ट क्लास, सॉरी लास्ट क्लास बोल रहा हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, सिंस बर्थ होती है, सिंस बर्थ। और इसमें आते हैं आपके बैरियर्स जो आपके किसमें दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला दिया है एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरा दिया है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा दिया है आपका सेलुलर बैरियर और फोर्थ दिया है आपका साइटोकाइन बैरियर। और बिलीव मानिए बेटा, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो इम्यूनिटी से आता ही आता है, और इम्यूनिटी बहुत इजी भी है। और अगर हम लोग इसको समझ के पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें हमारा एकदम इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मैंने क्या लिख रखा है बेटा, एनाटॉमिकल बैरियर, जिसको मैंने नाम दिया है फिजिकल बैरियर, जिसको मैंने नाम दिया है फिजिकल बैरियर, जिसको मैंने क्या नाम दिया है बेटा, फिजिकल बैरियर। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, टफ इंटैक्ट बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्री एंड कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बनावट वाला बैरियर, जैसे कि स्किन हो गया, जैसे कि म्यूकोसा हो गया, जो हमारी अंदर की लाइनिंग, देखो अगर हम बात करेंगे अभी स्किन और म्यूकोसा की, समझो पहले पूरी बात कि ये इसका मेन काम क्या है कि एंट्री ऑफ पैथोजन को रोका जा सके। इसका मतलब हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर ही ना कर पाए, एंटर ही ना कर। पहले फर्स्ट देखिए आपकी बॉडी किस तरीके से बनाई गई है ताकि पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर करने से ही रोका जा सके। इसलिए बेटा अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स इम्यूनिटी की, तो वर्टिब्रेट्स इम्यूनिटी बहुत एडवांस इम्यूनिटी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलेगी। हम बात करेंगे बाद में इसके बारे में भी। ठीक, अब एनाटॉमिकल बैरियर की अगर हम बात कर रहे हैं, बच्चे सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। तो एनाटॉमिकल बैरियर में हमारे अंदर ये क्या आएगा बेटा, एक तो आपका आएगा स्किन, एक आपका आएगा स्किन, और एक आपका आएगा म्यूकोसा। एक मैंने क्या बोला बेटा,
स्किन और एक क्या आएगा आपका म्यूकोसा। अगर मैं स्किन की बात कर रहा हूं तो स्किन मेनली क्या काम करेगा बताइए, स्किन मेनली क्या काम करेगा, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन। तो मैंने क्या बोला बच्चा, प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ, एंट्री ऑफ पैथोजन। एंट्री ऑफ पैथोजन मतलब ये पैथोजन की एंट्री को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर मैं म्यूकोसा की बात कर रहा हूं, क्या करेगा बताइए, म्यूकोसा, पहले तो ये जानिए कि म्यूकोसा कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी ओपनिंग्स, जहां जहां भी बॉडी ओपनिंग्स हैं बेटा, वहां वहां म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। बॉडी ओपनिंग्स, बॉडी ओपनिंग्स में क्या प्रेजेंट होगा बेटा आपका म्यूकोसा। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बताइए, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा और कहां प्रेजेंट होगा आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल वहां भी होगा। और बताइए कहां पर, थर्ड क्या, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी बॉडी ओपनिंग्स है वहां वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा। हेल्प्स, क्या करेगा, ट्रैप करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर मैं नेजल चैम्बर यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, तो जब किसी एयर को हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के टाइम पर बेटा यहां पर एक इपिथेलियम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब यहां पर म्यूकोस, म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो म्यूकोसा का मेनली काम क्या है बेटा, ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ट्रैपिंग ऑफ, बताइए बेटा क्या काम है इसका, ट्रैपिंग ऑफ, ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बेटा, हम कोई किसी भी चीज को रट नहीं रहे हैं, हम सारी चीजों को बहुत हौले हौले से समझ रहे हैं ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में घर कर जाए कि क्या क्या चीजें कहां कहां पर प्रेजेंट है और किस तरीके से वो एक्ट करती होंगी। तो बिलीव मानिए बेटा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी चैप्टर है। पता नहीं बच्चे इम्यूनिटी को लेकर इतना टेंशन क्यों लेते हैं, बहुत इजी है, बस आप धीरे धीरे समझते चलिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि, क्या पूछे कि एनाटॉमिकल बैरियर में क्या आएगा, तो आप मुझे बता दोगे, मुझे क्या किसी को भी बता दोगे कि इसके अंदर दो आएगा, स्किन एंड म्यूकोसा। ठीक है बच्चों, अब सुनो एक चीज और, एक चीज और, एकदम देखो एकदम लप्पू है। ठीक, इसी को हम लोग एनाटॉमिकल बैरियर को ही हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एनाटॉमिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहले पैथोजन को किससे सामना करना पड़ेगा, अरे स्किन से सामना करना पड़ेगा या म्यूकोसा से सामना करना पड़ेगा। सोचो, अगर आप पैथोजन के प्रोस्पेक्ट से सोचो तो पैथोजन को कितनी बाधाओं को पार करके आपकी बॉडी में इंफेक्शन के लिए पहुंचना होता है। आप समझिए इस चीज को। ठीक है बच्चों, चलिए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोलते हैं। ठीक, अब एक चीज और, एक चीज और, अगर हम यहां पर एक सिंपल सा एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लें, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने किसी का हैंड बना दिया, एक चुड़ैल का हैंड बना देते हैं बेटा, अभी T2 आई है, उसको आप देख ही लिए होंगे सब लोग। नहीं देखना है नालायकों, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये किसका हाथ है बेटा, चुड़ैल का हाथ है। किसका हाथ है, चुड़ैल का।
भूत का भी समझ लो, जैसा भी। ऑफेंड मत हो जाना, सर चुड़ैल क्यों बोल रहे हो, तुम लोग ऑफेंड बहुत जल्दी होते हो। इसको नाखून पॉलिश लगा देते हैं बेटा, अच्छा लगेगा, थोड़ा और सुंदर सुंदर लगेगा उसका। नाखून पॉलिश समझते हो ना, नेल पेंट इसको बोलते हैं। अरे बेटा हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना, इसीलिए हम इसको नाखून नाखून पॉलिश बोलते हैं, आप लोग इसको नेल पेंट बोलते होगे। ठीक है, ये देखो मैंने इसको नाखून पॉलिश भी लगा दिया। ठीक, अब चलो, मान लो क्या किया कि यहाँ पर इसको चोट लग गई बेटा, यहाँ पर क्या लग गई, इसको चोट लग गई, यहाँ पर क्या लग गई, इसको चोट लग गई। ठीक है, अब जब चोट लग गई यहाँ पर, आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर इसको चोट लग गया। अगर चोट लग गया तो यहाँ पर घाव बन जाएगा, घाव बनेगा, और इस घाव को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीच। ब्रीच, या इसको हम लोग बोल देंगे अल्सर। क्या बोल देंगे बेटा इसको, अल्सर। क्या बोल देंगे इसको, अल्सर। ब्रीच या अल्सर। ठीक, अब मुझे बताओ कि यहां पर सपोज कीजिए कि यहां पर मुझे, मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते गिर गया, और हाँ, कितने खुश हो गए, हाँ सर गिर जाओ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर यहां पर मुझे चोट लग गई तो यहां पर जो स्किन थी उसमें ब्रीच आ गया, मतलब घाव बन गया। अब मुझे बताओ कि जो डेड स्किन थी वो तो हट गई, तो जो अंदर की जो लेयर थी, जैसे कि डर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, ये तो लिविंग लेयर है। तो यहां पर लिविंग लेयर क्या एक्सपोज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और अगर यहां पर लिविंग लेयर अगर एक्सपोज हो गई तो कोई भी पैथोजन इसमें एंटर कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। और अगर करेगा तो वो इंफेक्शन कॉज करा सकता है कि नहीं, बिल्कुल करा सकता है। और इसीलिए जब कभी आपको घाव लगा होगा बेटा तो पस वगैरह का फॉर्मेशन हुआ होगा, बात करेंगे बाद में। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो वहां पर एक मलहम लगा देते हैं, उस मलहम का नाम होता है बीटाडीन ऑइंटमेंट, जिससे कि वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी पैथोजन की ग्रोथ ना हो सके और वहां पर इंफेक्शन कॉज ना हो सके। और फिर क्या करते हैं, उसमें पट्टी भी बांध देते हैं ताकि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करें हम लोग, सेपरेट कर दें, ताकि कोई पैथोजन उस पट्टी पे ऐड करे, यहाँ पे एक्सपोज्ड स्किन लिविंग जो टिश्यू है उस पे काम ना कर पाए। समझ में आ गई बात बेटा। तो इस, अब मुझे बताइए कि अब अगर किसी बैक्टीरिया को अगर एंटर करना होगा तो इस पे, इसके थ्रू एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो पोर्टल ऑफ एंट्री हो गई। ठीक है, और पोर्टल ऑफ एंट्री से पैथोजन एंटर किया, पैथोजन एंटर किया, और मे कॉज, बताइए बेटा क्या कॉज कर सकता है, इंफेक्शन कॉज कर सकता है। अब इन्फेक्शन की डेफिनेशन मैंने 10 बार बता रखी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इन्फेक्शन। तो ये हो गया आपका एनाटॉमिकल बैरियर, एकदम लप्पू सा है, देखो समझ में आ गया पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगर एनाटॉमिकल बैरियर समझ में आ गया तो आपको, चलिए एनाटॉमिकल बैरियर के बाद अब क्या देखेंगे हम लोग, फिजियोलॉजिकल बैरियर। बैरियर्स दैट कीप पैथोजेंस आउट ऑफ द बॉडी, मतलब उसको बॉडी से दूर रखने का प्रयास करेंगे। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में, अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो बताइए क्या हो सकता है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या एनाटॉमिकल बैरियर में हेयर्स आएंगे, बिल्कुल आएगी, एपिडर्मिस आएगी, बिल्कुल आएगी, सब आएगा बेटा उसके अंदर, जो आपका एक्सटर्नल बॉडी एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल बॉडी जो सरफेस है, तो जो भी मिल रहा है हेयर्स पूरे आएंगे उसके अंदर आएगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, अब अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं तो पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बताइए वो क्या होगा। पहला पॉइंट होगा बेटा आपका क्या, सेक्रेशन। सेक्रेशन, और सेक्रेशंस में भी बेटा मैं अगर देखूं तो बॉडी फ्लूइड्स की बात हम करें, बिल्कुल कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं हम लोग, बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स, ठीक। और अगर बच्चे हम लोग बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सुनना बात ध्यान से, ठीक है बच्चों, तो बॉडी फ्लूइड्स में बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दो अगर बॉडी फ्लूइड्स को लेकर चलूं तो एक मैंने सलाइवा ले लिया और एक मैंने टीयर ले लिया, टीयर्स।
ठीक है, इस सलाइवा और टीयर के अंदर एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम होगा। सलाइवा और टीयर के अंदर एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम होगा। बैक्टीरिसाइडल एंजाइम जो बैक्टीरिया को क्या करेगा बेटा, मारने का प्रयास कर सकता है। बिल्कुल। और इस बैक्टीरिसाइडल एंजाइम का नाम मुझे प्यारे बच्चों बताइए कि क्या होगा। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। आपके जितने भी बेटा सेक्रेशंस हैं उसमें ये लाइसोजाइम देखने को मिलता है। अगर मैं चुपके से बात करूं तो जो आपका स्वेट होता है, पसीना, उसमें भी बेटा आपका लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ऑन योर बॉडी सरफेस। आ गई बात समझ में? तो लाइसोजाइम कराता क्या है, क्या कराए, कैसे क्या करे, कैसे मारेगा? इट ब्रेक्स डाउन, इट ब्रेक्स डाउन, इट ब्रेक्स डाउन क्या, किसको ब्रेक करेगा बेटा? इट ब्रेक्स डाउन सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करेगा बेटा? तोड़ देगा। और अगर बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देगा, अब सुनो, यहां पर जैसे कि सिंपल सा, अगर मैंने यहां पर एक बैक्टीरिया बनाया, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया हो गया। अब मुझे बताइए कि ये जो लाइसोजाइम होगा ये इसको जगह जगह से क्या करेगा? तोड़ देगा। जब जगह जगह से इसको तोड़ देगा बेटा, तो मुझे बताइए कि जिस एनवायरनमेंट में, यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह रहा है, वहां पर पानी होगा कि नहीं होगा? और अगर पानी होगा तो पानी इस इन पोर से क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। और जब पानी एंटर कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी बेटा? बस्ट हो जाएगी। सेल बस्ट हो जाएगी। और अगर सेल बस्ट हो गई तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया मर जाएगा, बस खत्म हो गया। ये देखो, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। तो पहला मैंने क्या देखा? सेक्रेशन। ठीक। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में बात कर रहा हूं बेटा, तो सेकेंड पॉइंट होता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, सेक्रेशन के अलावा और क्या हो सकता है? मुझे बताइए बताइए बताइए, क्या होगा? सोचो सोचो, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, एंड दैट इज गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड। और गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है बताइए बेटा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये स्टमक में 2 to 3 pH तक वहां का पीएच करा सकता है बेटा। 2 से 3 pH तक वहां का एनवायरमेंट हो सकता है। 2 to 3 और मुझे बताइए कि इस पीएच पे क्या कोई बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है? बहुत कम, बहुत कम। मुझे अगर नाम आ रहा है तो एक ही नाम याद आ रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इस पीएच पर इस पीएच पर क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे जो भी अब बेटा आप फूड को इनटेक कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हो आप, क्या मुझे बताइए कि क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन नहीं होंगे? क्या उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे? भर भर के होंगे। तो उस फूड को स्टरलाइज करने का काम कौन कर रहा है? ये गैस्ट्रिक एसिड कर रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये क्या करेगा? इट किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर इस पीएच पे एक ही बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है, उसका नाम मैं चुपके से लिख देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
इसकी एक कहानी बताऊं बेटा। कहानी ये थी कि जब जिसने इनकी खोज की थी एच पाइलोरी की, उन साइंटिस्ट ने जब इसको दुनिया के सामने बोला कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस पीएच पर भी सरवाइव करके गैस्ट्रिक अल्सर, ये बेटा गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कराता है बेटा, लिख देता हूं मैं इस भी इसको, ठीक है। एच पाइलोरी आपके स्टमक में पढ़ेंगे, जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे बेटा। ये एच पाइलोरी आपके बॉडी में पहुंचकर गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कराता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, मतलब घाव। ठीक, तो आप ये समझो उस तरीके से कि जब इसका डिस्कवरी हुआ था, तो जब साइंटिस्ट ने बोला तो कोई बात उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने क्या किया, जो सॉल्यूशन जिसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पहले से प्रेजेंट थे, उस सॉल्यूशन को ही पी लिया, और कुछ दिन बाद उनके स्टमक में बहुत सारे अल्सर्स देखने को मिले। आगे बात समझ में, तो उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐसा किया था। सोचो कितना सेक्रीफाइस करते हैं साइंटिस्ट, और एक आप लोग हो नालायकीगिरी करते रहते हो, पढ़ लिख नहीं सकते हो बस, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका फीवर। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्या बोला मैंने, फीवर। फीवर, फीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। देखो, फीवर का आना एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, इसीलिए कहा जाता है कि लो ग्रेड फीवर को नहीं ट्रीट करना चाहिए। वो अपने आप अगर सबसाइड हो जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि चना मुर्रा टाइप का डोलो खाकर बैठ जाओ, ये बोलते हैं बिल्कुल। लेकिन हमारी अगर मैं बात करूं तो हमारी अगर कंट्री की बात करें तो उसमें सबके सब डॉक्टर हैं, सच बता रहा हूं, और ये फैक्ट है, सबके सब डॉक्टर हैं, सब अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो लीस्ट चीज समझा जाता है वो आपकी हेल्थ होती है। आप अपने हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, और ये इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी गलती है, सच बता रहा हूं बेटा। अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि एक 500 रुपए का अगर किसी को पिज्जा खाना है तो उसमें उसकी आह नहीं निकलेगी, लेकिन अगर यही 500 रुपए अगर किसी डॉक्टर को ओपीडी की फीस देनी होती हो तो उसकी आह निकल जाती है कि यार 500 रुपए अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 500 रुपए ओपीडी की फीस ले लेगा, और इसलिए हम लोग अपने मर्जी से ही फार्मासिस्ट से जाकर चना मुर्रा टाइप का दवा खा के, और उसको जितना भी, मैं आपको बताऊं पूरे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग इतनी ज्यादा एंटी बायोटिक्स जो होती हैं उससे ज्यादा इतने ज्यादा रेसिस्टेंट हो चुके हैं कि पूछिए मत। क्यों? क्योंकि हम लोग उन एंटीबायोटिक्स को भी बहुत चना मुर्रा टाइप का खाते हैं, और ये फैक्ट है। ये आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तब इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे भी और ऑब्जर्व भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने अगर थर्ड पॉइंट की बात की बेटा, क्या, दैट इज फीवर। बताइए, तो फीवर की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, फीवर की बात कर रहे हैं, तो फीवर इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट इनहिबिट्स the growth of बैक्टीरिया। इसका मतलब बेटा ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि लो ग्रेड फीवर को, लो ग्रेड फीवर को बेटा क्या, हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहां पर तीन चीजें आपको बताई फिजियोलॉजिकल बैरियर में। पहला मैंने सेक्रेशन बताया, दूसरा मैंने गैस्ट्रिक एसिड बताया, और थर्ड मैंने क्या बताया बेटा आपको, फीवर। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर इतना समझ में आ गया हो बेटा तो हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग को देखना है सेलुलर बैरियर। क्या देखना है बेटा, सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर को मैं पढ़ाने से पहले एक बात आपको समझा दूं कि इसमें मैंने क्या लिख रखा है, इसमें मैंने क्या लिख रखा है, फैगोसिटिक सेल्स दैट प्रोवाइड्स नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। इसका मतलब सेलुलर बैरियर के अंदर आने वाली हैं आपकी, सेलुलर बैरियर के अंदर आने वाली हैं बेटा आपकी फैगोसिटिक सेल्स।
सेलुलर बैरियर के अंदर आपका क्या आएगा बेटा, फैगोसिटिक सेल्स आएंगी। ठीक है, तो इसको फैगोसिटिक सेल्स को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा 11th का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे सेलुलर बैरियर पे। ठीक है, चलिए, तो अगर बेटा मैं बात करता हूं 11th में आपने पढ़ा होगा WBCs, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स को ही आप क्या बोलते हो, बताओ बेटा, बताइए, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट। ठीक, चलिए, अब WBC को आप दो पार्ट में, WBC को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, WBC को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो बेटा। चलिए, तो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले को आपने क्या बोलना है, पहले को आप क्या बोलोगे बेटा, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक को आप क्या बोलोगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। पासिंग रिमार्क है बेटा, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ग्रेन्युलोसाइट कैसी सेल्स होंगी, जिसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो इनके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे बेटा, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ठीक, सर आप बार बार 11th को पढ़ाने लगते हो, देखो बेटा, हम, मुझे नहीं पता कि आपकी 11th कैसी है, लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि आपने, अगर आपको याद चीजें नहीं आ रही हैं, तो जो भी चीजें वहां पर आपका यूज हो, मैं उन चीज को पढ़ाता हुआ चलूं, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो बेटा, मेरा सिंपल सा यही मकसद रहा है हमेशा से, कि मैं जिन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिन भी बच्चों को मैं मेंटरशिप कर रहा हूं, उनमें से वो बच्चे कहीं ना कहीं तरीके से सेटिस्फाई हों। ठीक है, देखिए, मैं भी बेटा इंसान हूं, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं 100% बच्चों को सेटिस्फाई कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं हर बच्चे को, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं हर बच्चों को इतना बढ़ा दूं या इतना नॉलेज दे दूं कि उनको उस चैप्टर में या उस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बेटा। और जैसे कि सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैंने आज तक आप लोग से नहीं बोला, लेकिन एक बात मैं आपको आज जरूर बोलूंगा, और वो ये बेटा, कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, मुझे ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन क्या है बच्चों, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप अदर बच्चों को शेयर कीजिए। देखिए बेटा, ये भी मेरी पहली बार, ये मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई है, पहली बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है। तो थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि सर सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मानिए बेटा कि ये भी मेरे साथ पहली बार ही है कि मैं पहली बार ऑफलाइन से निकल के ऑनलाइन आया हूं, और ये बहुत कठिन जर्नी है, क्योंकि मेरे साथ जो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे सामने कोई बैठा नहीं हुआ है बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब बच्चे सामने होते हैं तो थोड़ा सा उनसे मजाक करके आप लोग को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा मेरी इस जर्नी में जो मैंने स्टार्ट किया है, आपका सपोर्ट रहेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं, इफ, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं आपके लिए और अदर लोगों के लिए हो सकते हैं, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने कलीग्स को। ये पूरी की पूरी सीरीज, चाहे मैं 11th की बात करूं, चाहे मैं 12th की बात करूं, ये पूरी सीरीज बेटा मैं लेके आ रहा हूं, और इस पूरी सीरीज में
पूरी सीरीज में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और टाइमली कोर्स भी कंप्लीट करूंगा। मेरा जो ये है कि मैं मतलब जो मैं लेके चल रहा हूं कि जनवरी तक मैं पूरा कोर्स आपको 11th और 12th का पढ़ाकर दे दूंगा, और ये पूरी की पूरी तरह बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी बच्चे, जैसे कि अभी कल अलॉटमेंट लेटर आया बेटा, और अलॉटमेंट लेटर में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और हो सकता है कि अब जिनके मार्क्स काफी नीचे हैं, तो मैं उन बच्चों को भी बोलूंगा कि आप पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी बेटा। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने अगर बात करनी है बेटा, मैंने अगर बात करनी है तो ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन तरह की सेल आएंगी बेटा। ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन तरह की सेल्स आएंगी, और इन तीनों तरह के सेल्स का नाम क्या है बेटा बताइए। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को ही मैं एक नाम और देता हूं, दैट इज इयोसिनोफिल, क्योंकि ये इयोसिन डाई से, जो कि एक एसिडिक डाई होती है, इससे इसके ग्रेन्यूल्स स्टेन हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड मैं क्या बोलता हूं बच्चों, बेसोफिल। बेसोफिल। और ठीक है बच्चों, और इसके ग्रेन्यूल जो होते हैं वो बेसिक डाई से क्या हो सकते हैं, स्टेन हो सकते हैं। अगर मैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहा हूं बेटा, तो इसमें दो तरह की सेल्स आती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट, और एक को हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या, आ गया होगा। ठीक, अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जब इन्फ्लामेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि मोनोसाइट जब ब्लड से निकल के, जिस प्रोसेस को मैंने डायापेडिसिस बोला था, जब वो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती हैं, तब मैं इनको क्या बोल देता हूं बेटा, मैक्रोफेज बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, मैक्रो पेज बोल देता हूं। ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब मोनोसाइट डिफरेंशिएट होकर बनाती हैं मैक्रोफेजेस, और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, फैगोसिटिक। फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसाइटोसिस कैसा होता है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो लिम्फोसाइट्स भी दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, एक को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। क्यों बोलते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तब। और एक को हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स। और अगर हम बी लिम्फोसाइट्स की बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है, और इस प्लाज्मा सेल्स को हम लोग कार्टविल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं बेटा, यही बनाती हैं आपका क्या, एंटीबॉडीज। ये सब पढ़ेंगे बेटा कैसे क्या बनेगा, ये सिर्फ मैं पासिंग रिमार्क दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों पढ़ाया है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये भी आपकी फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल है। अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चों, तो मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट आपकी मोनोसाइट आपकी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट आपकी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल आपकी सेकेंड लार्जेस्ट।
सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा न्यूट्रोफिल के बारे में, ये मोर न्यूमरस होती है, इन्हीं को हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इनको हम लोग? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये कुछ देर में अभी आपको पता चल जाएगा। इसको हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मैं कुछ देर में अब आपको जब डायग्राम इसका बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर के साथ साथ ये लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा यही वाली WBC आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है, लार्जेस्ट इन नंबर, लार्जेस्ट इन नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट आप ऐसा समझिए कि ये मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की बेटा, ताकि आप चीजों को बहुत ज्यादा तरीके से रट्टा ना मार के चीजों को अच्छी तरीके से समझ के पढ़ें और दूर तक फिर हम लोग पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक पे मैं खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो छोटा लेक्चर मैं बनाऊंगा और उसमें मैं आपको दो बैरियर के बारे में पढ़ाऊंगा, दैट इज सेलुलर बैरियर एंड अनदर वन इज, बताइए, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो मैंने पहले भी बोला है, अगेन में, और ये जितने भी नोट्स हैं बेटा ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी दुविधा हो तो उसको अगर मैं दूर कर पाऊंगा तो बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।